ठीक। ये एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग का ये वाला पार्ट यहाँ से बंधा हुआ है, ठीक। और ये कोई मान लीजिए कोई लकड़ी का गुक्का या कोई भी चीज़ है, ठीक ना, ये इस पर सरक रहा है, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। आप इसको अंदर की तरफ दाबेंगे तो दबेगा, अंदर की तरफ जब आप इसको प्रेस करेंगे तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, और जब आप इसको इधर पुल करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स जो इधर लगेगा। बात समझे? तो आप थोड़ा सा अगर आप इसको खींचेंगे तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगने लगेगा, थोड़ा सा और अगर आप उसको खींचें तो आप उस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा? इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अब फोर्स भी है, तो आप क्या कर रहे हो? आप वर्क कर रहे हो। वो वर्क कहाँ जाएगा? वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो क्या होगा? स्टोर हो जाएगा, ठीक। तो हेडिंग पे पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। तो आप वर्क डन आप निकाल लीजिए, वर्क डन निकाल लो, जो तुम वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो जो वर्क डन है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, देखो फोर्स अगर हम इधर लगा रहे हैं तो फोर्स या डिस्प्लेसमेंट इधर है तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर ये इक्विलिब्रियम यहाँ x इक्वल टू 0 है, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, न ये इधर है न इधर है, अभी इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, तो ये x इक्वल टू 0 है। बात समझ में आई? x इक्वल टू 0 है। अब आप इसको खींच करके लेकर के आइए यहाँ पर, इस वाले पोजीशन में। ये क्या था? x इक्वल टू 0 था, ठीक। अब आप इसको लेकर के यहाँ आ जाइए, ठीक। तो यहाँ मान लो ये x1 है ये, ठीक। अब ये यहाँ पर इसको आप रोक दीजिए। इसके अंदर टेंशन आया कि नहीं आया? इसके अंदर टेंशन आ गया। अब फिर आप इसको पुल करेंगे तो इस टेंशन के अगेंस्ट आपको पुल करना पड़ेगा। ये इस पर फोर्स किधर लगा रही है? इधर स्प्रिंग, और आप इस फोर्स के अगेंस्ट उसको जो है क्या करोगे? तो मान लो अब इसको x1 से आप खींच करके ले जा रहे हैं x2 पोजीशन में। कहाँ ले जा रहे हो? x2 पोजीशन। मान लो ये पोजीशन x1 से आप x2 की तरफ ले जा रहे हो, तो कितना आप वर्क किए? कितना वर्क किए? बात समझ में? तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स जो है वेरिएबल है, यहाँ फोर्स क्या है? अगर फोर्स वेरिएबल ना होता तो वर्क डन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, सीधे सीधे मल्टे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो 10 इंटू 10 100 है ना। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ फोर्स तो परिवर्तनशील है, वेरिएबल है। बात समझ में आई? यहाँ अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है तो यहाँ से यहाँ लेकर के आया तो 12 न्यूटन का फोर्स आप लगाना पड़ रहा है, यहाँ ले आया 14 न्यूटन का लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ लेकर के आने में कौन सा फोर्स आप रखेंगे, है ना। तो उसी केस में हमने जो वर्क डन आपको बताया था कि वर्क डन अगर आपको निकालना है तो इंटीग्रेशन f dx, और यहाँ पर इसकी लिमिट रख देंगे x1 टू 1 से 2, x1 से ठीक है। फोर्स अगर वेरिएबल है तो इस फॉर्मूलेशन लगाएंगे, और फोर्स अगर वेरिएबल नहीं है तो सीधे वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। और अगर एक डायरेक्शन में तो सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच एंगल बन रहा है फोर्स और इसके, तो कॉस थीटा भी लग जाएगा उसमें। बात समझ में? तो अब x1 से x2 तक जब हम इसको लेकर के जा रहे हैं, इसको खींच करके इसको x1 से x2 तक जब हम लेकर के जा रहे हैं तो कितना वर्क होगा आप निकाल लीजिए, उतनी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अगर आप इसको 0 से लेकर के जा रहे हो यहाँ से, तो यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना।
अब यहाँ से अगर तुम यहाँ तक ले करके आ रहे हो तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो आएगी। इनिशियल 0 पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल मान लो 200 है, तो 200 में से 0 माइनस करोगे तो 200। मगर इस केस में मान लो यहाँ 100 है और यहाँ 200, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई सर? तो मतलब कि यहाँ से यहाँ ले जाने में 100 जूल का वर्क हुआ, वही पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? इंक्रीज होगी। ठीक, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ according to Hooke's law, spring force Fs में स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स है। आप स्प्रिंग को खींच रहे हो, वो अपनी तरफ जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स मान लो Fs है। इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ वही डायरेक्टली हो गया ना, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू किसके? डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये देखो ये ब्लॉक है, ये डिस्प्लेसमेंट, जितना ब्लॉक को खींचोगे उतनी स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, है ना। अब देखो अगर ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप जितना खींचेंगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। अब मान लो इस डिस्टेंस तुमने जो है उसको खींचा है, ठीक ना, लेट स्प्रिंग is pulled through distance, spring is pulled through distance distance x। ठीक, तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग का, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? x के, ठीक, x के प्रोपोर्शनल होगा। तो f एस इक्वल टू हो जाएगा एक कांस्टेंट के, प्रोपोर्शनल हटाते कांस्टेंट आता है x, और यहाँ माइनस लगा दीजिए। माइनस क्या बताएगा? माइनस ये बताएगा कि फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है ना, फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। तो लिख लो माइनस साइन इंडिकेट दैट द फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, हो गया। अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब देखो यहाँ पर स्प्रिंग मान लो ये इक्विलिब्रियम से यहाँ तक इसको खींच लिया गया, ठीक है, ये इस पोजीशन में है। तो इसके ऊपर अभी टेंशन कितना होगा? यहाँ पर फोर्स ये कितना लगा रहा है? जब ये x1 पोजीशन पर है तो फोर्स ये कितना लगा रहा है? मान लो x डिस्प्लेसमेंट, x यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट मान लो अभी x डिस्प्लेसमेंट उसको खींच दिया गया, स्प्रिंग है उसको x डिस्प्लेसमेंट अगर आप खींच दिया जाए, कितना डिस्प्लेसमेंट x, उसको इक्विलिब्रियम से x डिस्प्लेसमेंट पुल कर दिया जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या? F इज इक्वल टू माइनस के। अब आप क्या करोगे? अब देखो, अब यहाँ जो है, अब यहाँ देखो,
अब मान लो तुम x1 से x2 तक तुम इसको खींच करके ले जा रहे हो, कहाँ? x1 से x2 तक। और इसके अंदर जो है रीस्टोरिंग फोर्स अभी इतना है, इसके अंदर फोर्स कितना है? रीस्टोरिंग फोर्स मान लीजिए इतना है, ठीक। और आप इसको x1 से x2 तक ले जा रहे हो, तो देखो यहाँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx तक अगर तुम उसको खींच रहे हो तो वर्क डन कितना हो रहा है? बात समझ में? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, थोड़ा सा आप खींचिए उसको, अभी उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर है, ये इतना रीस्टोरिंग फोर्स है मान लो। आप उस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा आप खींचिए dx, कितना? dx बहुत जीरो है, बहुत छोटा है, 10 to 0 है, तो वर्क भी क्या होगा? स्मॉल होगा, वर्क भी क्या होगा? तो वर्क डन देखो, वर्क डन बाय डिस्प्लेसिंग स्प्रिंग या बाय स्ट्रेचिंग स्प्रिंग या डिस्प्लेसिंग स्प्रिंग, स्ट्रेचिंग लिख दो ना, स्प्रिंग थ्रू डिस्टेंस, बोलो dx, थ्रू डिस्टेंस dx, तो वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल होगा ना, तो dw इक्वल टू कितना होगा? फोर्स इंटू, बोलो डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना है? रीस्टोरिंग फोर्स कितना है? Fs, तो फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्मॉल वर्क डन। बात समझ में आई? तो अब इसको लिखो dw इक्वल टू Fs की वैल्यू लिख दो माइनस के एक्स और dx, ठीक, माइनस Fs की जगह क्या लिख दें? माइनस के dx माइनस के एक्स dx, तो ये स्मॉल वर्क डन है ना। अब पूरा वर्क डन यहाँ से यहाँ तक का पूरा वर्क डन कितना होगा? हाँ, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग फ्रॉम x1 टू x2 या x इनिशियल कर लो, इसको x फाइनल कर लो, ठीक है, x इनिशियल टू x फाइनल। तो पूरा वर्क डन यहाँ से यहाँ तक में पूरा वर्क डन स्मॉल का पता हो गया। अब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, dw इक्वल टू माइनस के एक्स dx, दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। लिमिट क्या रखोगे? आप लोअर लिमिट क्या है? ये है, और ये x f कैसा बन जाएगा? x f, ठीक। तो ये dw का इंटीग्रेशन क्या होगा? w इक्वल टू माइनस के बाहर ले लो, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, नहीं आ जाएगा? कांस्टेंट है ना वो, क्या आ जाएगा? ये बाहर हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का पावर 1 है, 1 प्लस 1 2/2, और x i से x इनिशियल से x फाइनल। अब ये कितना आ जाएगा? w इक्वल टू माइनस के बाई 2 बाहर ले लो। अब x के जगह एक जगह फाइनल वाला लिखेंगे, पहले फाइनल लिखेंगे ना, क्या dx बाहर लेंगे x का, सर इंटीग्रेशन करेंगे कौन dx सर, जो kx dx है, dx का इंटीग्रेशन हो गया ना, कि इसी का तो इंटीग्रेशन है ये। kx का x
अच्छा सर, हाँ सर, ठीक है ठीक है। हाँ। के जो है क्या है, के कांस्टेंट है, Constant, एक्स हाँ। डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? यस सर, यस पता नहीं, जानते नहीं वो इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स वन है ना, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यही तो आया ना इंटीग्रेशन इसका। अनस कुछ समझाता नहीं है तुमको, खाली बस अब नहीं पढ़ता रहता है, अजीब करता है ना, तुमसे कट्टी नहीं ना हो गई है, हैं? ये बात समझ में आई? बोलो ठीक ना? अब देखो यहाँ देखो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? हैं? आ गई ना? इंटीग्रेशन कैसे करते हैं समझ में आया? उसको याद कर लो, उसको मत भूला करो। अभी पता नहीं है, अभी तमाम फिजिक्स में बाकी है, तमाम डेरिवेशन बाकी है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अभी इसमें तुम ज़्यादा कंफ्यूज हो गए तो छोटे से में आगे कैसे चलोगे? अभी मोमेंट ऑफ एनर्जिया बाकी है जिसमें पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर लगाना है। कैसे चलेगा? अब इसको अंदर डाल दो, ये हाफ के एक्स स्क्वायर, जब आप इसको अंदर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, नहीं? तो हाफ के एक्स आई स्क्वायर अब माइनस हाफ के एक्स ये वर्क डन हुआ। यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन को खींचने में वर्क डन क्या हुआ? सर एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होगा ना, ये एक्स एफ स्क्वायर। सर वो एक्स फाइनल है ना, हाँ। माइनस एक्स इनिशियल, हाँ तो सर नीचे कर दिया हाफ ठीक तो है ये, सर वहाँ पे इनिशियल होगा ना, ये यहाँ हाँ है यस सर। बस वही है जो मैंने लिखा है। ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा हाँ सर। और ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो एक्स आई स्क्वायर ये प्लस में हो गया और एफ वाला माइनस में हो गया। यस सर। जागे हो ना? यस सर। नहीं आँख तो तुम्हारी जग रही है, ऐसे जगे हो ना? नहीं सर, वो आप डायरेक्ट कर देना तो मैं वैसे कर रहा था। अब हम इसको यहाँ से यहाँ हम लेकर के आए, ठीक है? यहाँ से यहाँ हम लेकर के आए, हाफ के एक्स तो यहाँ से यहाँ लेकर के आए तो वर्क डन W = माइनस के एक्स था ना, माइनस के और क्लोज इंटीग्रेशन एक्स dx और अब ये एफ से आई तक जा रहा है ना, तो एक्स एफ से एक्स आई तक जा रहा है, ठीक? तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स एफ से एक्स आई, तो ये हो जाएगा माइनस के बाई 2, ठीक? तो यहाँ पहले अपर लिमिट रखेंगे तो एक्स आई का स्क्वायर माइनस बोलो एक्स एफ का स्क्वायर, यही ना होता है पहले ऊपर वाली लिमिट बोलो। ये क्या है एफ, अब ये यहाँ पर एफ जो है ये यहाँ से यहाँ हम जो जा रहे हैं पहले इसको लिखेंगे और फिर इसके बाद इसमें हमने क्या लगाया था, आई से एफ की तरफ गया था, तो ये तो इसको ये लोअर हो गया था, ये अपर हो गया था। अब यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं तो ये लोअर हो जाएगा और ये अपर हो जाएगा, ठीक ना? तो ये आ गया। अब माइनस को अगर आप अंदर डाल देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो फिर मत पूछना कहाँ से आ गया, हाँ सर आ रहा है, ये प्लस हो जाएगा। यस सर। तो हाफ के एक्स एफ स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस हाफ के स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? अब टोटल वर्क डन मान लो इसको ये मान लो W1 है,
और ये मान लो W2 है, तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क W इक्वल टू W1 प्लस W2 ऐड कर दो। बोलो इसको कितना, हाफ, जीरो पहले इसको बोलो कितना, हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर, प्लस आपके इसमें इसको प्लस कर दो, प्लस हाफ के यहाँ लिख दें, प्लस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर के एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर। ठीक है। तो देखो ये हाफ के एक्स एफ स्क्वायर प्लस है और ये माइनस से कट गया, और हाफ के एक्स आई स्क्वायर और हाफ के एक्स आई स्क्वायर ये माइनस है, ये प्लस से कट गया, टोटल वर्क डन 0 हो गया। ठीक, टोटल वर्क डन 0। तो लिखो ठीक, देखो द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितनी चीजें हमको यहाँ से मिली बताओ। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि हाँ द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन साइक्लिक प्रोसेस इज 0। साइक्लिक प्रोसेस में जहाँ गया फिर वापस आ गया, तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 किसमें, किस फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। द वर्क डन किस लिए, मतलब ये किस केस के लिए, स्प्रिंग के केस के लिए, बात समझ में। तो यहाँ लिखो फॉर स्प्रिंग फोर्स नंबर 1 the work done in cyclic process is 0 and इसलिए ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज अब स्प्रिंग फोर्स जो रबर है वो रबर भी यही चीज है, रबर को आप खींचेंगे अपने अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी स्प्रिंग हो, रबर हो, ठीक है। और दूसरा क्या मिला हमको, दूसरा हमको मिला कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो वेरिएबल होता है, वो स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होता है। स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस through which it stretched, through which it stretched. स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस थ्रू व्हिच इट स्ट्रेच, जितना उसको खींचा गया है, खींचा जाएगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक ना, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा क्या मिला आपको, बोलो। तो यहाँ देखो ये स्प्रिंग फोर्स एफ एस इक्वल टू ये प्रोपोर्शनल एक्स के, एक्स क्या बोलते माइनस एक्स के, तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स, ये मिला आपको। ठीक, अब ये जो वर्क डन है स्प्रिंग का, इसको इसका जो वर्क डन है स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा,
पाथ पर, ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया ना, Yes. तो कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना। तो लिखो द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज work done by spring force depends only on initial and final position, on initial and final position, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक। उतार लो।